बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ेंगे कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। ठीक है, आप जो है वो कोई केमिकल फार्मूला किस तरह लिख सकते हैं। देखिए, आप दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं हर एक का कोई ना कोई जो है वो फार्मूला है। जैसे आपके पास शुगर है तो उसका C12H22O11 है। ठीक है, इसी तरह आपके पास ग्लूकोज है C6H12O6। इसी तरह आप जो घर में नमक इस्तेमाल करते हैं NaCl। तो एज अ केमिस्ट आपको इन सब के नाम भी याद होने चाहिए और इनको लिखते कैसे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई केमिकल फार्मूला लिखने जा रहे हैं तो उस केमिकल फार्मूले को किस तरह लिखेंगे आपने इसके रूल्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना। कहता है व्हेन यू राइट अ केमिकल फार्मूला, जब आपने कोई भी केमिकल फार्मूला लिखना है तो फर्स्ट आपने क्या करना होता है, केटाइन को लिखना होता है। ठीक है, फर्स्ट आपने किसको लिखना होता है, केटाइन को, और आफ्टर दैट राइट यू एनाइन, और उसके बाद आप क्या करते हैं, एनाइन को लिखते हैं। अब केटाइन क्या होता है, ऐसा आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको आप क्या कहते हैं, केटाइन कहते हैं, और ऐसा आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनाइन कहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चार चीज़ें देखनी है। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो आपने पहले लिख देना है, और उसके बाद जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको बाद में। ठीक है, ये तो हमारा पहला पॉइंट। तो यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम में आए तो यहाँ पर फर्स्ट जो है वो मैंने दिखाया हुआ है कि सबसे पहले किस तरह जो है वो आपको एक फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले Na लिखा पॉजिटिव, फिर आपने Cl नेगेटिव लिखा। सेकेंड की तरफ चलते हैं, द वैलेंसी ऑफ ईच आयन रिटन ऑन द right top corner of symbol like NaCl and Ca+2। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वैलेंसी लिखी हुई है मैंने। ठीक है, इसकी +1 होती है, राइट कॉर्नर के ऊपर टॉप पे लिखी है। इसकी भी वैलेंसी राइट टॉप पे कॉर्नर पे लिखी हुई है, और इसकी भी। तो आपने जब भी कोई केमिकल फार्मूला लिखना है तो जब आप उसकी वैलेंसी लिखेंगे तो राइट साइड पे कॉर्नर पे लिखेंगे, यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड कर ली। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, पॉइंट नंबर 3 की तरफ। दिस वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्राउट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त मेथड है। ये यहाँ पर देखें ज़रा, इस डायग्राम में आए तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, +1। ठीक है, आपने इसको क्या करना होता है, क्रॉस एक्सचेंज मेथड के ज़रिए जो है वो आप इसकी वैलेंसी जो होगी वो उसको उठाकर यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर राइट साइड पर, और इसकी जो होगी वो इसकी यहाँ पर राइट साइड पर आ जाती है वैलेंसी। ठीक है, और हम इसको क्या लिख देते हैं, NaCl। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इफ़ वैलेंसीज आर सेम, अगर तो उनकी वैलेंसी सेम है। ठीक है, फिर क्या होगा, आर ऑफन एंड नॉट रिटर्न इन केमिकल फार्मूला, तो आप जो है वो उसको नहीं लिखेंगे केमिकल फार्मूला में। ठीक है, वो ऑफसेट हो जाएगी, यानी कि वो एक दूसरे के असर को कैंसिल आउट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर NaCl में आपने देखा तो Na की क्या होती है, +1, और Cl की क्या होती है, -1। अब ये +1 और -1 दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और यहाँ पर देखिए सिंपल जो है वो NaCl लिखा हुआ है। ठीक हो गया, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है वो इसको दोबारा से देख लें, अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अब चौथा पॉइंट उसने जो है वो लिखा हुआ, कहता है बट इफ़ दे आर डिफरेंट देन राइट एट सेम पोजीशन लाइक CaCl2। अगर उनकी वैलेंसीज डिफरेंट है तो फिर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर नीचे वाले एग्जाम्पल में आ रहे हैं। यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम की +2 है और क्लोरीन की -1 है। ठीक है, और आपको पता है हमने क्रॉस एक्सचेंज मेथड के ज़रिए जो है वो इसकी वैलेंसी को यहाँ पर लेके आना और इसकी वैलेंसी को यहाँ पर लेकर आना। अब इसकी वैलेंसी कैल्शियम की क्या होती है, +2 होती है। जब हम यहाँ पे लिखते हैं नीचे तो हम उसका चार्ज नहीं लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर 2 थी ना, तो इसकी वैलेंसी किसके नीचे आ जाएगी, क्लोरीन के नीचे। तो यहाँ पर ये देखें Cl2 लिखा हुआ है, और इसकी वैलेंसी -1 थी, तो 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपने सिंपल CaCl2 कहाँ से आया, ये कैल्शियम की वैलेंसी से जो हमने यहाँ पर लिख दी। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर भी जो है वो वैलेंसी सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, Ca की +2 है और ऑक्सीजन की -2 है। तो यहाँ पर देखें +2 -2 से कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास सिंपल क्या बच गया, CaO। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो Mg की क्या है, +2 है, और Br की -1 है। ठीक है, Mg की वैलेंसी जो है वो Br के नीचे चली जाएगी, ब्रोमीन के नीचे, और
ब्रोमीन की वैलेंसी मैग्नीशियम के नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो ब्रोमीन के नीचे यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। वो कौन सा 2 होगा, वो वाला 2 जो यहाँ पर मैग्नीशियम के ऊपर था, ठीक है। यहाँ से जो है वो 2 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर -1 था तो इसको यहाँ पर लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, लास्ट पॉइंट हमारा 5 पॉइंट थे इसके। इफ़ एन आयन इज़ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स, ठीक है। अगर जो है वो एक ऐसा आयन है जो कि कम्बिनेशन है एक या मतलब कि एक से ज़्यादा एटम्स का, 2 या 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड रेडिकल, उसे आप कहते हैं रेडिकल, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास, ठीक है। अब अगर वो कहता है आपके पास रेडिकल की फॉर्म में कोई आयन मौजूद है और उसकी कुछ ना कुछ वैलेंसी है, तो उसको आप किस तरह लिखेंगे, उसका मेथड आपको यहाँ पर बता रहा है। अब फॉर एग्जांपल ये SO4 की वैलेंसी क्या होती है, -2 है, और ये आपके पास क्या है, सल्फेट है, सल्फेट आयन इसको आप कहेंगे। और ये आपके पास क्या है, PO4 फॉस्फेट आयन है, ठीक है। उसकी क्या है, -3 वैलेंसी है। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, देन द नेट चार्ज रिप्रेजेंट द वैलेंसी ऑफ द रेडिकल। जो नेट चार्ज है वो उस पूरे रेडिकल की वैलेंसी को शो कर रहा है। यहाँ पर अगर आप बात करते हैं -2 की, तो ये पूरे को इंडिकेट कर रहा है, इस पूरे को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर बात करते हैं -3 की, तो ये इस पूरे को इंडिकेट करेगा यहाँ पर। तो ये नेट चार्ज इसको वैलेंसी को शो कर रहा होता है। देन फार्मूला इज़ रिटन अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल, ठीक है। कौन सी एग्जाम्पल, यहाँ पर जो मैंने मेंशन की हुई है, यहाँ पर एलुमिनियम है, ठीक है। एलुमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, 3+ है, और सल्फेट की अभी आपने देखा 2- थी, ठीक है। अब आपको पता है हमने क्या करना है, इसको क्रॉस एक्सचेंज करना है। इसकी वैलेंसी जो है वो इधर आ जाएगी और इसकी वैलेंसी इधर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो SO4 था ना, तो SO4 के नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्यों 3 आ जाएगा, कि एलुमिनियम की वैलेंसी 3 थी तो वो SO4। अब चूँकि इसके साथ ये जो है वो क्वांटिटी भी लगी हुई है, तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, और ब्रैकेट लगाने के बाद जो उसकी वैलेंसी होती है दूसरे काउंटर आयन की, उसको हम साथ में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। और चूँकि सल्फेट आयन की वैलेंसी हमारे पास क्या थी, 2 थी, तो हमने वो किसके नीचे लिख दी, एलुमिनियम के नीचे। सिमिलरली यहाँ पर एक और एग्जाम्पल कोट की है मैंने, कि यहाँ पर आपके पास कैल्शियम की वैलेंसी क्या थी, 2+ थी, और फॉस्फेट की 3- थी। तो यहाँ पर कैल्शियम की वैलेंसी जो थी वो कहाँ पे आ जाएगी, PO4 के पास, और PO4 की जो वैलेंसी थी वो कैल्शियम के पास। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्रॉस एक्सचेंज का मेथड हुआ है, और यहाँ पर देखें कैल्शियम के नीचे क्या लिखा हुआ है, 3, और फॉस्फेट के नीचे क्या लिखा हुआ है जी, 2, ठीक है। तो ये था कि किस तरह आप किसी केमिकल फार्मूले को लिख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चीज़ आनी चाहिए, आपको लाजमी तौर पर हर एक एलिमेंट की जो वैलेंसी है, रेडिकल की जो वैलेंसी है वो याद होंगी, तब आप इजीली इसको लिख सकेंगे। अच्छा, नेक्स्ट, एक केमिकल फार्मूले की सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। तो इसके मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपको भी जो है वो ये 4 पॉइंट्स याद होने चाहिए। इट इज़ रिप्रेजेंट द नेम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये किसी सब्सटेंस के नेम को रिप्रेजेंट करता है। केमिकल फार्मूला जो होता है वो किसी शय के नाम को जाहिर करता है। जैसे यहाँ पर H2O, तो H2O जैसे ही आपके जहन में आएगा फ़ौरन आप कहेंगे जी ये तो वाटर का फार्मूला है, ठीक है। जैसे मैं लेता हूँ नाम ग्लूकोज का, तो मैं कहूँगा C6H12O6। अब जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स होंगे वो सब जो है वो फ़ौरन बता देंगे सर ये ग्लूकोज है। इसी तरह सेकंड पॉइंट में आए, इट टेल्स द नेम ऑफ एलिमेंट एज प्रेजेंट इन कंपाउंड। अब जो है वो क्या कहता है कि ये हमें ये भी बताता है कि एक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है, उनके नाम बता देता है। मिसाल के तौर पर पानी है, ठीक है। तो जैसे मैं नाम लूँगा पानी का, तो आप कहेंगे सर इसमें हाइड्रोजन मौजूद है और इसमें ऑक्सीजन मौजूद है। तो आपने क्या किया, इसके एलिमेंट के नाम बता दिए जस्ट किससे, फार्मूले की मदद से। तो ये फ़ायदा होता है इसका कि आपको जो है वो एक तो हर एक सब्सटेंस का स्पेसिफिक नेम होता है, ठीक है, उसके केमिकल फार्मूले से आपको पता चल जाता है। दूसरा ये होता है कि आपके पास एक कंपाउंड मौजूद है, तो आप उस कंपाउंड में बता सकते हैं कि इसमें ये वाले एलिमेंट मौजूद हैं। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट आपके पास क्या होता है, इट आल्सो रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो ऊपर एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पर ये आपके पास नाइट्रोजन है N2, और ये आपके पास क्या हाइड्रोजन है H2, ठीक है। और इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर क्या बना दिया है,
NH3। ठीक है, अब यहाँ पर कितने मोल यूज़ हुए हैं ये हमें कौन बताएगा, केमिकल फार्मूला। अब यहाँ पर जो बने हैं, अगर मैं इसको बैलेंस करूँ, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो अगर इसको मैं बैलेंस करूँ तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, देन ये इक्वेशन जो है वो अब बैलेंस होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के कितने मोल यूज़ हुए हैं जी, 1 मोल यूज़ हुआ है। ठीक है, मोल किधर लिखे होते हैं, यहाँ पर इसके, यहाँ पर इस साइड पर लिखे होते हैं, चूँकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका क्या होगा 1 मोल। यहाँ पर इसके हाइड्रोजन के कितने मोल यूज़ हुए हैं, 3 मोल यूज़ हुए। ठीक है, और यहाँ पर कितने मोल हमारे पास जो है वो अमोनिया बना है जी, 2 मोल बना है। ठीक है, तो ये हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो है वो केमिकल फार्मूले की मदद से हम बता सकते हैं कि इसमें कितने कितने मोल जो हैं वो यूज़ हुए हैं। लास्ट में देखें, इट इंडिकेट्स द मास ऑफ कंपाउंड्स, इट इंडिकेट द मास ऑफ कंपाउंड इन AMU। ठीक है, ये जो है वो AMU आप पीछे पढ़ चुके हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये जो है वो AMU में जो है वो किसी भी एलिमेंट का मास जो है वो किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट टोटल मास भी उसका जो है वो कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास है H2O। ठीक है, H2O। अब इस H2O में अगर मैं कहूँ जी मुझे इसका AMU बताएं, तो आप क्या करेंगे, इसका मास कैलकुलेट कर लेंगे 2। ठीक है, हाइड्रोजन एक का 1 होता है और 2 का क्या होगा 2, और प्लस आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन का होता है 16, तो आप इन दोनों को जमा कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 18। तो वाटर का जो है वो आप मैस जो है वो बता सकते हैं कि इसका 18 AMU क्या होगा, मैस होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी फार्मूलाज, 2 तरह के होते हैं हमारे पास, एक होता है एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरा क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो फार्मूला यूनिट भी होता है जो कि आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है। अब देखते हैं इसको, ये क्या चीज़ है, इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड्स। ठीक है, अब किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम की सिंपल रेशो होती है ना, ये वो बताता है हमें। ठीक है, सिंपलेस्ट फार्मूला होता है ये। इट इज़ डिटरमाइंड बाय नोइंग द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। आप जो है वो किसी भी चीज़ के एम्पिरिकल फार्मूला को किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि आप उन एटम्स की जो है वो एक्सपेरिमेंटली जो है वो परसेंटेज फाइंड करते हैं। ठीक है, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के ज़रिए, ये आप फर्स्ट ईयर में जो है वो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। ठीक है, कि आप किस तरह जो है वो कैलकुलेशन करते हैं इसकी और एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास आ जाता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला की मदद से ही आप जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। ठीक है, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है, अननोन केमिकल्स आपके पास आते हैं, तो सबसे पहले आपका जो है वो यही काम होता है कि आपने उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना होता है। जब आप उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेते हैं तो ऑटोमेटिक जो है वो आपके पास कौन सा फार्मूला आ जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। ठीक है, चूँकि हमारी ज़्यादातर लाइफ में जो यूज़ होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही होता है, लेकिन अगर आपको कोई अननोन सैंपल मिल गया, उसमें जो है वो आपने फाइंड करना है, तो आपको पहले उसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना पड़ता है, जो कि आप उसकी परसेंटेज से फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लें जी, यहाँ पर सैंड की एग्जाम्पल दी गई है। सैंड में 2 चीज़ें होती हैं, सिलिकॉन होती है, ऑक्सीजन होती है, और सैंड का जो केमिस्ट्री में नेम है वो क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, केमिस्ट्री में रेत का नाम क्या होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, जो कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितने सिलिकॉन यूज़ हुए हैं और कितने ऑक्सीजन यूज़ हुए हैं, तो अगर आप गौर करें तो आपको नज़र आएगा सिलिकॉन सिर्फ 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर इनकी रेशो क्या होगी, 1:2। ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी ग्लूकोज। ग्लूकोज में जो है वो आपके पास 6 जो है वो कार्बन यूज़ हुए हैं, 12 हाइड्रोजन यूज़ हुए हैं और 6 ऑक्सीजन यूज़ हुए हैं। ठीक है, अब इसको वो क्या कह रहा है, सिंपलेस्ट रेशो ऑफ CHO, इनकी सिंपलेस्ट रेशो 1:1। जी, ये कैसे आई 1:1, यहाँ पर तो जो है वो 6 12 6 लिखा हुआ है, तो हमने इसको क्या कर दिया, 6 1 द 6, 6 2 द 12 एंड 6 1 द 6। ठीक है, तो इनके दरमियान हमने सिंपल, वहाँ पे अगर आप शुरू में इसकी डेफिनेशन में देखें तो उसने बताया हुआ है कि सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, सिंपल आपने इसकी होल नंबर जो है वो रेशो निकालनी होती है। ठीक है, वो आयनिक कंपाउंड, अब आयनिक कंपाउंड की सूरत में क्या होता है, वी यूज़ फार्मूला यूनिट। आयनिक कंपाउंड के लिए हम जो है वो फार्मूला यूनिट यूज़ करते हैं। इट इज़, अब ये क्या होता है, इट इज़ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। ये भी सिंपल होल नंबर रेशो होती है, लेकिन किसकी होती है, आयंस की होती है। ठीक है, आयंस का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, आयंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। द आयनिक कंपाउंड, ठीक है, आयनिक कंपाउंड के अंदर जो आयंस की सिंपल
रेशो होती है वो उनको एक्सप्लेन करता है कौन, फार्मूला यूनिट। मिसाल के तौर पर अगर आप NaCl लेते हैं तो उनके अंदर जो है वो Na पॉजिटिव आपको मिलेगा और Cl नेगेटिव मिलेगा। ये भी एक आयन है और ये भी एक आयन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास क्या होता है, इट इज़ शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑफ दैट कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर जो उसका एक मॉलिक्यूल होता है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम होते हैं उनकी एक्चुअल, वो जो था एम्पिरिकल वो हमें सिर्फ सिंपल रेशो बता रहा था, ये हमें एक्चुअल नंबर बता देता है कि इसमें इतने इतने जो हैं वो एलिमेंट के जो एटम्स है वो मौजूद हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर H2O है, तो खैर H2O का तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा चूँकि H2O एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको सबसे पहले जो है वो क्या फाइंड करना पड़ता है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला, फिर आप उसका क्या जो है वो फाइंड कर लेते हैं जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। और वो जो है वो आप कैसे निकालते हैं, इस फार्मूले की मदद से निकालते हैं। आप कैसे निकालते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास होता है, उसको आप जो है वो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। n आपके पास वो कहता है 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, सो ऑन उसने लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं जो है वो एक मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालता हूँ, ग्लूकोज का ही निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब ग्लूकोज का निकालने के लिए जो है वो यहाँ पर C कितने थे, 1 था ना, 1 रेशो थी पीछे अगर आपने पढ़ा हो तो, और H क्या था, 2 था, ठीक है। यहाँ पर नीचे भी लिखा, मैं यहाँ से बता देता हूँ। और ऑक्सीजन क्या था, 1, ऐसे ही है। अब मैं देखें ये हो गया मेरे पास, ये मैंने क्या लिख दिया, ये एम्पिरिकल फार्मूला लिख दिया इसका ग्लूकोज का। अब इसके साथ n मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी 6, ठीक है। n यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 6। अब ये n जो होगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, O6, ऐसे ही है। अब ये N6 जो था ये हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करेगा, इसलिए 2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो कार्बन है, 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6। हेयर इज़ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1, 2, 1, ठीक है। और ये इसका जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है। कैसे निकाला एम्पिरिकल फार्मूला से, विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। यहाँ पर देखें हाइड्रोजन परऑक्साइड लिखा हुआ है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला HO होता है। और हाइड्रोजन परऑक्साइड बालों को कलर करने के लिए, यहाँ जो है वो चीज़ों को सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है H2O और H2O2, सिर्फ एक ऑक्सीजन का फ़र्क है, और ये पीने से बंदा मर जाता है और पानी पीने से ज़िंदा रहता है। यहाँ पे नीचे पानी का भी लिखा हुआ है, ये पानी का सेम ही होगा इसमें। ऑक्सैलिक एसिड है तो HCO2 है और यहाँ पर C2H2O4 है, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला इसका। एथनॉल है आपके पास, इथेन है, इथाइलिन है, कैफीन है, ठीक है। इनके जो है वो सबके एम्पिरिकल फार्मूला भी बताए गए हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी एक्सप्लेन किए गए। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।